हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होगा। हमारा जो नए चैप्टर का नाम क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। जैसे नेम से सजेस्ट हो रहा है कि पेमेंट ऑफ वेजेस की बात हो रही है, वेजेस की पेमेंट की बात। ये चैप्टर बेटा दो मुद्दों के ऊपर लाया गया था। दो मैटर है जिसके ऊपर इस एक्ट का जो फोकस है। ठीक है। पहला जो मकसद है वो ये था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके जो वेजेस हैं वो टाइमली बेसिस पे किए जाएं। और दूसरी बात, उनके जो वेजेस हैं उसमें से किसी प्रकार की नाजायज अनऑथराइज डिडक्शन ना की जाए। पहला, एम्प्लॉयज़ के जो वेजेस हैं वो टाइमली बेसिस पे किए जाएं। और दूसरी बात क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ के जो वेजेस हैं उसमें से किसी प्रकार की अनऑथराइज डिडक्शन ना की जाए। तो दो ये मुद्दे हैं जो इस पूरे एक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे जो अगर मुझसे पूछो कि चैप्टर कैसा है, सर बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है। एक बार आप बस ध्यान से गो थ्रू कर लो, ध्यान से लेक्चर को सुन लो, एक बार उसके बाद रिवाइज कर लेना, दैट्स इनफ। सीधा एग्जाम के नज़दीक आके आप रिवाइज करना, दैट्स इनफ। ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूछो तो वो ये है कि कौन सी ऐसी डिडक्शंस है जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से की जा सकती हैं। कौन सी ऐसी डिडक्शंस है जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से की जा सकती हैं। तो वो वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कुछ रूल्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ने हमने। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट प्रोविजंस आपके सिलेबस में है वही डिस्कस करनी है हमने। चलिए बेटा, तो पहले क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। फिर ऑब्जेक्ट एंड स्कोप। अब जैसे मैंने बताया इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था कि एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो टाइमली बेसिस पे की जाए, रेगुलर इंटरवल पे की जाए। आप एम्प्लॉय से कि हम काम लेते जाओ, उसको बोलो कि 4 महीने बाद तनख्वाह देंगे, वो बेचारा गरीब कहाँ जाएगा। आप अगर ये एम्प्लॉय को ये बोलो कि हम तनख्वाह दे देंगे 4 महीने, 4 4 महीने बाद देंगे, साल में 3 बार देंगे, तो गरीब कहाँ जाएगा, उसका गुजारा कहाँ से होगा। ठीक है। तो एक तो क्या है कि रेगुलर इंटरवल पे तनख्वाह दो, टाइमली बेसिस पे यानी तनख्वाह दो। ठीक है। जो टाइम फिक्स हुआ है उसके ऊपर तनख्वाह दो। ठीक है। और इस लॉ में तो ये बताया गया है कि यहाँ भी तनख्वाह कब देनी चाहिए। जैसे महीने पूरा हो जाता है, मैक्सिमम महीने का गैप डाल सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि 2 महीने बाद देंगे। मैक्सिमम जो तनख्वाह का गैप है, आप डेली बेसिस पे दे दो, आपकी मर्जी है, वीकली पे दो, फोर्थ नाइटली पे दो, बट मैक्सिमम जो सैलरी गैप है वो 1 महीने का होना चाहिए। ठीक है। और महीना पूरा होने के बाद भी टाइम बता रखा है कि 7 दिन के अंदर या कुछ केसेस में 10 दिन के अंदर आप पेमेंट कर लो, 10 में से 11वां दिन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे एक जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो रेगुलर इंटरवल पे हो, ठीक है, टाइमली बेसिस पे हो, और दूसरा अनऑथराइज डिडक्शन ना हो, अनऑथराइज डिडक्शन ना हो। ठीक है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ सर्टन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। जो एम्प्लॉयड पर्सन हैं, सर्टन क्लासेस, सभी नहीं। ठीक है। जो मजदूर वर्कर कह सकते हैं आप। बाकी देखो कई केसेस में क्या होता है कि जो ला लो सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, उनके तो इंसेंटिव बहुत होते हैं, इंसेंटिव दिए जाते हैं, एनुअल बेसिस पे दे दिए, 2 महीने बाद दे दिए, वो चलता है। ठीक है। तो सर्टन क्लासेस ऑफ जो एम्प्लॉयड पर्सन हैं उनके जो वेजेस हैं उनको ये रेगुलेट करता है, उनकी जो पेमेंट ऑफ वेजेस है। द मेन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, इज टू एलिमिनेट ऑल मेल प्रैक्टिसेस। ठीक है। जो भी मेल प्रैक्टिसेस हैं यानी कि गलत जो तरीके हैं एम्प्लॉयर के तनख्वाह रोकने के, कि अपने खर्चे पूरे कर लो, अपनी गाड़ी ले लो, अपना घर बना लो, अगले की तनख्वाह टाइम पे ना पे करो। ठीक है। ऐसी जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उसको रोकना है। तो एलिमिनेट ऑल मेल प्रैक्टिसेस बाय लिंक डाउन द टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एज वेल एज सिक्योरिंग दैट द वर्कर्स आर पेड देयर वेजेस एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, एलिमिनेट करना ऑल मैल प्रैक्टिसेस को बाय लिंक डाउन द टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट। किस टाइम पे देनी है, इस तरीके से देनी है जैसे करंट करेंसी में देनी होती है। करंट करेंसी जो इस समय चल रही है, अब जो नोट 2000 के बंद हो गए, ठीक है, जो 2000 के नोट बंद हो गए हैं, या पहले 500 1000 के नोट आते थे वो बंद हो गए पुराने वाले। ठीक है। अब आप उसमें वेजेस जो 2016 में किए थे मोदी जी ने, ठीक है, अब आप उसमें अगर आप वेजेस पे करना चाहो थोड़ी ना चलेगा। जो करंट करेंसी वो होती है जो आरबीआई ने, आरबीआई के द्वारा जो वैलिड है करेंसी, तो करंट करेंसी में पे कर सकते हैं। ठीक है। विदाउट एनी अनऑथराइज डिडक्शन। तो फोकस किस पे है, सभी के सभी जो मैल प्रैक्टिसेज हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि एम्प्लॉयर टाइमली बेसिस पे तनख्वाह नहीं देता, गलत ढंग से अनऑथराइज डिडक्शन करता है तनख्वाह में से, तो उसको रोकना इस एक्ट का मकसद है। इन ऑर्डर टू एनलार्ज इट स्कोप एंड प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, empowering the government to enhance the ceiling by notification in future. The act extends to whole of India. ठीक है। तो अब ये एक ध्यान रखना कि एक्ट जो है उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो थ्रू आउट द कंट्री है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस।
देखो अब डेफिनेशन बहुत सारी हैं, हर एक में आपने देखा कि कोई ना कोई डेफिनेशन दे रखी है। तब ये सारी याद करनी है, सारी याद तो नहीं होती पर सारी कोशिश करने के बाद देखनी जरूर है अच्छे से। ठीक है, सारी जो है देखनी जरूर है, क्योंकि जब तक आप सारी डेफिनेशन नहीं देखोगे तो आपको जो एक्ट के आगे की बातें हैं वो क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है, तो पहला है एम्प्लॉयड पर्सन। एम्प्लॉयड पर्सन मतलब जो जॉब कर रहा है। ठीक है, जो जॉब कर रहा है, अब मान लीजिए जो जॉब कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या तनख्वाह उसकी मार लेगा एम्प्लॉयर? नहीं, देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, उसको देनी पड़ेगी। यानी एम्प्लॉयड पर्सन इंक्लूड्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉयड पर्सन। तो यानी इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब आप समझते हैं कि यानी कि जो जॉब कर रहा है वो तो है ही एम्प्लॉय, ऑब्वियसली है, वो तो कॉमन सेंस है। उसके अलावा उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी हम क्या मानेंगे? एम्प्लॉयड पर्सन मानेंगे। ठीक है, जो डिसीज्ड एम्प्लॉय का जो आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी हम क्या मानेंगे? एम्प्लॉयड पर्सन मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का भी ऐसे ही है। मान लीजिए जो जॉब दे रहा है आपको, काम दे रहा है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है उसकी डेथ हो जाती है तो ठीक है, तो तनख्वाह देने की जिम्मेवारी खत्म? नहीं, उसके जो आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बिजनेस संभाल रहे हैं तो वो देंगे भाई। ठीक है, इंक्लूड्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है फैक्ट्री। फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे फैक्ट्री शब्द आएगा तो मतलब जो मीनिंग बता रखा है, जो डेफिनेशन दे रखी है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वही यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो फैक्ट्री मीन्स ए फैक्ट्री एज डिफाइंड अंडर क्लोज एम ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 and includes any place to which the provisions of that act have been applied under subsection 1 of section 85 thereof। तो यानी फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ? वो फैक्ट्री जो डिफाइन की गई है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसके अलावा कोई और स्थान टू विच प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट, यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट की जो प्रोविजंस अप्लाई होती हैं, ठीक है, तो उसे भी हम क्या मानेंगे? फैक्ट्री मान लेंगे। एक तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत जो डिफिनेशन दे रखी है, उसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट की जो सेक्शन 85 अप्लाई होता है जिन प्लेसेस पे, उसे भी हम फैक्ट्री मानेंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एनी। इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट में क्या आ जाएगा? ट्रैमवे सर्विस। ट्रैमवे आपको जिस तरह कोलकाता में है, ठीक है, ट्रैमवे सर्विस होगी, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, एंगेज इन कैरिंग पैसेंजर्स और गुड्स और बोथ बाय रोड फॉर हायर और रिवॉर्ड। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस अदर देन सच सर्विस belonging to or exclusively employed in the military, naval और एयर फोर्सेज ऑफ द यूनियन और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रैमवे आ गया, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस आ गई, जैसे पैसेंजर या गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है, और बोथ बाय रोड फॉर हायर। उसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बट अदर देन वो सर्विसेज जो किससे बिलोंग करती है? मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स से। ठीक है, यूनियन या सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो है उनकी जो एयरफोर्स, नेवी हो गया, मिलिट्री हो गया, उनका जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, वो तो चलो नेशनल सिक्योरिटी की बातें हैं। डोक, वाफ और जेटी, इनलैंड वेसल, मैकेनिकली प्रोपेल्ड, माइन, क्वेरी और ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, वर्कशॉप और अदर एस्टेब्लिशमेंट इन विच आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, अडेप्टेड और मैन्युफैक्चर्ड विद ए व्यू टू देयर यूज, ट्रांसपोर्ट और सेल। एस्टेब्लिशमेंट इन विच एनी वर्क रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस और कैनाल्स और रिलेटिंग टू ऑपरेशंस कनेक्टेड विद नेविगेशन, इरिगेशन और to the supply of water or relating to the generation, transmission and distribution of electricity or any other form of power is being carried on. Any other establishment or class of establishment which the appropriate government may, having regard to the nature thereof, the need for protection of persons employed therein and other relevant circumstances specified by notification in the official gazette। तो आया क्या क्या? देखो पहले तो सबसे पहले क्या है? ट्रैमवे सर्विस है। ठीक है, आइए ट्रैमवे देखते हैं, ट्रैमवे क्या होता है। एक सेकंड रुकना। मतलब जैसे कोलकाता में क्या चलता है? ट्रैमवे ट्रांसपोर्टेशन, तो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, इमेज ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये है, ये ट्रैमवे सर्विस है। अब दिख रहा होगा ना, ये ट्रैमवे सर्विस है। ठीक है, चलिए, अब ट्रैमवे सर्विस है। उसके अलावा क्या है कि मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी एंगेज इन कैरिंग पैसेंजर गुड्स, ये हमने बात कर ली। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बट इसमें जो नेवी है, मिलिट्री है, ठीक है, एयरफोर्स है, उनके द्वारा दी जा रही जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो इसमें नहीं आएंगी। ठीक है,
जेटी आप समझते ही हैं, ये सब पानी की बातें आ गई अब। ठीक है, पानी मतलब समुद्र में जो चलती है जैसे जेटी। ठीक है, ये देखिए, ये जेटी है, ये सब। ठीक है, ये नहीं, ये नहीं, ये। ठीक है, ये भी हो गया, जेटी हो गया। यानी किश्ती टाइप होगी, ये देखिए, बोट, बोट टाइप होगी। ठीक है, ये सब। चलिए, जेटी हो गया, वाफ हो गया। ठीक है, डॉक वाफ। ठीक है, सब। ये देखिए, इस तरीके से। ठीक है, ये सब क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन के साधन है। जेटी है, डॉक वाफ है, ट्रामवे सर्विस है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इनलैंड वेसल, वेसल भी समझते हैं, समुद्री जहाज टाइप हो गया जैसे। ठीक है, माइन होगी, क्वेरी होगी, और ऑयल फील्ड हो गया, प्लांटेशन है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया है, सारा डिस्कस कर लिया एक बारी। ठीक है, इसको आप निगाह मार लेना एक बार अच्छे से। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठानी पड़ेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेजेस। सॉरी। वेजेस में क्या आएगा, मीन्स ऑल रेमुनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेज और अदरवाइज। किसी प्रकार का कोई भी रेमुनरेशन है, बेशक वो सैलरी के तौर पे है, अलाउंसेस के तौर पे, किसी तौर पे भी। जैसे मान लीजिए कोई प्रिक्विजिट होता है, प्रिक्विजिट क्या होता है, फैसिलिटी होती है इन काइंड, तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, वेजेस मीन्स ऑल रेमुनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेज और अदरवाइज, expressed in terms of money or capable of being so expressed, which would, if the terms of employment expressed or implied were fulfilled by the payable or to the person employed in respect of his employment or of work done in such employment and includes। तो क्या बोलते हैं कि कोई भी किसी प्रकार का रेमुनरेशन है, बेशक वो सैलरी है, अलाउंसेज है या अदरवाइज है, उसको मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है या कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस सो। ठीक है, एंड इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेस हो सकती है, रिटर्न या वर्बल हो सकती है, या इम्प्लाइड हो सकती है बाय वे ऑफ बिहेवियर या कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, अगर फुलफिल हो जाती है तो पेबल होगा। उसमें और क्या आ जाएगा, कोई भी रेमुनरेशन जो पेबल है अंडर एनी रिवो अवार्ड सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाता है, कोई झगड़ा है मान लो किसी मुद्दे के ऊपर, तो पार्टीज के बीच में कोई सेटलमेंट होगी, जैसे आर्बिट्रेशन होता है, कंसिलेशन होता है, या कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया उसके द्वारा कोई हो गया कि हाँ भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये पे करेगा, तो जो रेमुनरेशन पे किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को अंडर एनी अवार्ड या फिर कोर्ट के द्वारा जो कोई डिसीजन है उसके तहत, तो जो भी पे किया जा रहा है रेमुनरेशन इस प्रकार का बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, वो भी क्या है, पार्ट है किसका, वेजेस का। एनी रेमुनरेशन टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इज एंटाइटल्ड इन रिस्पेक्ट टू ओवर टाइम वर्क और हॉलीडेज और एनी लीव पीरियड। तो इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, जो ओवर टाइम है वो वेजेस में नहीं आता। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ओवर टाइम है, क्योंकि यहाँ बात किसकी होती है, पेमेंट ऑफ वेजेस की, यहाँ पे वेजेस टाइम पे करने हैं। तो अब ये थोड़ी ना है कि आप जो जो वेजेस है वो पे कर दो, ओवर टाइम वेजेस पे ही ना करो। तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी रेमुनरेशन है उसका, बेशक उसके अलाउंस हैं, प्रिक्विजिट्स हैं, उसकी ओवर टाइम वेजेस हैं, ठीक है, सब टाइम पे करो। बेशक वो डबल शिफ्ट लगा रखा है उसने, तो उसके जो बनते हैं वो दो। ठीक है, एनी एडिशनल रेमुनरेशन पेबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर कोल्ड ए बोनस एंड बाय वट एवर नेम। ठीक है, कोई भी एडिशनल रेमुनेशन है, बोनस है, कुछ भी है, किसी नाम पे भी आप दे रहे हो, इंसेंटिव के नाम पे बेशक, तो टाइम पे दो। एनी सम विच बाय रीजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इज पेबल अंडर एनी लॉ कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, विच प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ सच सम वेदर विद और विदाउट डिडक्शन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टाइम विद इन विच द पेमेंट इज टू बी मेड। तो कहते हैं कोई भी, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की जो जॉब है वो टर्मिनेट हो जाती है, एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉयमेंट है वो टर्मिनेट हो जाती है, अब किसी कानून के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कोई एग्रीमेंट के तहत, कोई इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ, डीड वगैरह साइन हुई है, उसके तहत जो भी पेबल है वो सब दो। ठीक है, वो भी वेजेस का पार्ट माना जाएगा। वैदर बेशक वो कुछ सारा का सारा पेमेंट करना है या कुछ डिडक्शन करके देना है, सब। ठीक है, इसमें क्या नहीं आएगा, बट नॉट प्रोवाइड फॉर द, डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टाइम विद इन विच द पेमेंट इज टू बी मेड। ये आपका कोई एग्रीमेंट हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, किसी लॉ में लिखा है, यहाँ पे एम्प्लॉय की टर्मिनेशन हो जाएगी तो ये कुछ पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो एम्प्लॉय को ये कहा गया कि एक एग्रीमेंट हुआ कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकालता है तो उसको 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। अब ये नहीं लिखा कि कितने टाइम में देनी है, तो उसको निकाला गया जब, तो उसकी जो 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो वेजेस का पार्ट है। ठीक है, एनी सम टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इज एंटाइटल्ड अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स बट डज नॉट इंक्लूड।
कहते हैं कोई भी सम, इसको क्या है कि कोई पर्सन जो एम्प्लॉयड है यानी एम्प्लॉय जो है वो एंटाइटल्ड है देने के लिए, बट उसमें क्या नहीं आएगा, एनी बोनस वेदर अंडर ए स्कीम ऑफ प्रॉफिट और शेयरिंग और अदरवाइज विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रेमनरेशन पेबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विच इज नॉट पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो ऊपर पड़ा था। वैसे जो बोनस बनता था वो ठीक है, ठीक है, बेशक अंडर ए स्कीम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग है या अदरवाइज है, बट किसमें साफ साफ कह रहे हैं कि कौन सा बोनस, विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रेमुनरेशन पेबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मान लो कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था, ऐसा अचानक से हमने अनाउंस कर दिया, नहीं समझे। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से साल के एंड में कोई दे देता है बोनस, ठीक है, अपनी मर्जी से दे दिया कुछ, वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था। वो वाला बोनस जो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो तो वेजेस का पार्ट है, बट ऐसा बोनस जो अंडर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो फिर क्या है कि वेजेस का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। पेबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रेमुनरेशन पेबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर विच इज नॉट पेबल अंडर एनी अवार्ड सेटलमेंट, ठीक है। ना तो कोर्ट का कोई डिसीजन आया है, ना कोई आपसी कोई अवार्ड सेटलमेंट हुआ है जैसे आर्बिट्रेशन या कंसिलेशन हो गया, ना ही कोई एग्रीमेंट हुआ है। तो ऐसा जो बोनस है जो मान लीजिए, इसका मतलब क्या है, यानी ये अपना देखा जाए तो एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से देता है, ठीक है। तो ऐसा बोनस क्या है कि वेजेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। या हाउसिंग अकोमोडेशन और ऑफ सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस और अदर एमेनिटी, ठीक है, और ऑफ एनी सर्विस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपुटेशन ऑफ वेजेस बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो क्या बोलते हैं, कोई भी जो वैल्यू ऑफ एनी हाउस है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन है, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गई, ठीक है, कोई एम्प्लॉयर लाइट या मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है या वाटर फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है, अब वो तो कैश में थोड़ी ना देनी है, वो तो फैसिलिटी दे दी भाई, ठीक है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपुटेशन ऑफ वेजेस बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और जिसको वेजेस की डेफिनेशन से बाहर रखा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे कोर्ट का सरकार का कोई ऑर्डर है जनरल या स्पेशल। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट विच मे हैव अक्रूड देयर ऑन, तो कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉयर दे रहा है किसी पेंशन या प्रोविडेंट फंड में या उसके ऊपर जो ब्याज आ रहा है, ठीक है, तो वो वेजेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। देखो ये एक्चुअली क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि वेजेस यहाँ पे इस एक्ट में वो बातें हो रही है जो एम्प्लॉय को देने हैं। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कोई एम्प्लॉय को थोड़ी ना देना है, ये तो जमा करवाना है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में या पेंशन फंड अकाउंट में, ठीक है। एनी ट्रैवलिंग अलाउंस और वैल्यू ऑफ द एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, तो ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग कंसेशन है, कोई वैल्यू उसकी, ठीक है, ये वेजेस का पार्ट नहीं मानना हमने। एनी सम पेड टू एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस एंटेल्ड ऑन हिम बाय नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जैसे मान लीजिए एक हमारा सेल्समैन है, तो सेल्समैन को बाहर घूमना पड़ता है जगह जगह पे, तो उसको हमें उसके जो खर्चे होते हैं वो रियम्बर्स करने होते हैं, ठीक है। तो काम का नेचर ऐसा है कि कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, हम उसको रियम्बर्स करते हैं, तो वो कहते हैं वेजेस का पार्ट हम नहीं मानेंगे। या कोई ग्रेचुटी होगी उसके बाद, ठीक है, जो एम्प्लॉइज की जो टर्मिनेशन है उसके बाद दी जाती है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या है नहीं मानेंगे वेजेस का पार्ट। तो वेजेस के पार्ट में आया क्या, देखो जो भी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, बेशक वो इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, वो सब वेजेस का पार्ट मान लिया जाएगा। उसके तहत जो भी एम्प्लॉई जो एम्प्लॉयड पर्सन है वो एंटाइटल्ड है वो रिसीव करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा कोई भी अलाउंसेज हैं जैसे डियरनेस अलाउंस है, कुछ और अलाउंस है, वो सब क्या है कि उसका वेजेस का पार्ट माना जाएगा। बोनस भी उसका एम्प्लॉय के जो रेमुनरेशन उसका पार्ट माना जाएगा। अब क्या कौन सा बोनस नहीं माना जाएगा, जिसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, जो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसके रिगार्डिंग ना कोई कोर्ट का ऑर्डर है ना कोई, ठीक है, कोई सेटलमेंट है आपसी, तो वो वेजेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। या ग्रेचुटी या जो पे करनी है ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी नहीं मानी जाएगी। अब एम्प्लॉयर ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना है टू द प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड, वो भी क्या है वेजेस का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब जो ओवर टाइम वेजेस है वो आपने देखा कि वेजेस का पार्ट माना जाएगा, ठीक है, जो ओवर टाइम वेजेस है वो वेजेस का पार्ट माना जाएगा। उसके अलावा जो ट्रैवलिंग अलाउंस है या ट्रैवलिंग कंसेशन की जो वैल्यू है, ठीक है, वो वेजेस का पार्ट नहीं मानेंगे। कुछ काम का नेचर ऐसा है कि कुछ खर्चे करने पड़ते हैं एम्प्लॉय को, जिसको आगे डिफरे करता है, खर्च करता है, रियम्बर्स करता है कौन, एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर करता है एम्प्लॉय को, तो उसको भी हम क्या है कि वेजेस का पार्ट नहीं मानते, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है ये वेजेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आप क्या सर ये वेजेस का पार्ट क्यों नहीं मानते, देखो एक तो होता है कि महीना पूरा हो गया पे करना है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड या ग्रेचुटी है, ये कौन सा मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड चलो मंथली बेसिस पे है बेशक, पर ये एम्प्लॉय को नहीं ना पे करना हमने, ये तो किसी फंड में जमा करवाना है। और जो ग्रेचुटी है वो वैसे मंथली बेसिस पे नहीं होती, वो तो टर्मिनेशन है ऑफ द एम्प्लॉयमेंट तो अब देनी है, ठीक है। तो फिर वो उसमें मंथली, यहाँ तो बात हो रही है कि जो मंथली बेसिस पे देना है हमने तनख्वाह, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इजी है। कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, सेक्शन 3 है यहाँ पे। आप कहते हैं देखो हर एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनके जो वेजेस हैं वो टाइम पे दे। ठीक है। एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल वेजेस required to be paid under this act to persons employed by him and in cases of persons employed in factories। वैसे कहते हैं कि देखो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एम्प्लॉयर हम देखा हमने कौन होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप कहते हैं कि देखो आप फैक्ट्री के केस में एम्प्लॉयर किसको मानेंगे? अगर फैक्ट्री में किसी को हमने बनाया है मैनेजर, मैनेजर अपॉइंट कर रखा है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, सब सेक्शन 1 क्लोज एफ के तहत। तो अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट जिसको हमने मैनेजर बना रखा है, जिसके अगर हम मैनेजर है, तो वो मैनेजर को हम क्या मान लेंगे फैक्ट्री के केस में? एम्प्लॉयर। ठीक है, तो फैक्ट्री के केस में किसको मान लिया हमने? एम्प्लॉयर, जो मैनेजर होता है, तो क्या है? मैनेजर है। और दूसरा, इन इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट्स इफ देयर इज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एम्प्लॉयर फॉर द सुपरविजन कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल या अदर एस्टेब्लिशमेंट है, तो जो वहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ भाई तुमने क्या है कि सारा सुपरवाइज करना है या कंट्रोल करना है। ठीक है, सुपरविजन कंट्रोल का जिसके ऊपर जिम्मा है, तो उसे हम क्या मान लेंगे कि हाँ भाई ये बंदा क्या है, लायबल है टू पे द वेजेस। रेलवे है अदर देन फैक्ट्रीज, जो रेलवे फैक्ट्रीज है उसको छोड़ के। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री में तो यहाँ पे आ गया। इफ द एम्प्लॉयर इज द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉमिनेटेड ए पर्सन इन दिस बिहाफ फॉर द लोकल एरिया कंसर्न। तो जहाँ पे कहते हैं कि एम्प्लॉयर रेलवे है, तो रेलवे ने किसी को नॉमिनेट कर रखा है कि हाँ भी इस लोकल एरिया में तेरी जिम्मेवारी है सारे वर्कर्स को देखने का। ठीक है, सुपरवाइज करने का। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पर्सन डेजिग्नेटेड बाय सच कॉन्ट्रैक्टर हु इज डायरेक्टली अंडर हिज चार्ज। अब कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जैसे ठेके पे काम मिलते हैं लोगों को, तो ठेकेदार ने जिसको अपॉइंट कर रखा है, नॉमिनेट कर रखा भाई तेरी जिम्मेवारी वेजेस पे करने की। ठीक है, इन एनी अदर केस ए पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द एम्प्लॉयर एज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, द पर्सन सो नेम्ड। ठीक है, अब फैक्ट्री के केस में कौन हो गया? मैनेजर हो गया। फैक्ट्री के केस में कौन हो गया? मैनेजर हो गया। इंडस्ट्रियल या अदर एस्टेब्लिशमेंट में कौन हो गया? जो बंदा सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। रेलवे के केस में कौन हो गया? जो भी उस लोकल एरिया का जो नॉमिनी है, यानी कि रेलवे ने नॉमिनेट कर रखा है उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में कि हाँ मिस्टर राम श्याम जो भी हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या है? तो जिस बंदे को कॉन्ट्रैक्टर ने डेजिग्नेट कर रखा है कि हाँ भाई तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और केस होगा तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रखी है, तो उसे हम क्या मानेंगे कि हाँ भाई इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेजेस पे करने की। द पर्सन सो नेम्ड। ठीक है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर, द पर्सन सो नॉमिनेटेड और द पर्सन सो डेजिग्नेटेड। ठीक है, तो सैलरी के सॉरी फैक्ट्री के केस में क्या था? ठीक है, जिसको सो नेम्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या था? बी केस में, ठीक है, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो गया टू द एम्प्लॉयर। फिर नेक्स्ट में क्या था? जिसको नॉमिनेट किया गया है, जैसे रेलवे ने क्या कर रखा है? नॉमिनेट कर रखा है। ठीक है, तो पर्सन सो नेम्ड मैनेजर, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर सेकंड केस। ठीक है, नॉमिनेटेड, पर्सन सो नॉमिनेटेड, ये रेलवे का केस आ गया। ठीक है, पर्सन सो डेजिग्नेटेड, ये अगला केस आ गया कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, एज द केस में भी, तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ नेक्स्ट में भी क्या है? पर्सन डेजिग्नेटेड बाय एम्प्लॉयर एज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस। ठीक है, तो पर्सन सो नेम्ड है यानी मैनेजर, फिर पर्सन सो डेजिग्नेटेड है। ठीक है, या पर्सन सो नॉमिनेटेड है, इस तरीके से क्या जिसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, सॉरी, तो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर सच पेमेंट। ठीक है, बट मान लीजिए जिस जो बंदा है ये मैनेजर है या पर्सन सो नेम्ड है, ठीक है, तो जो इसको नॉमिनेट किया गया है या डेजिग्नेट किया गया है या रिस्पॉन्सिबल है जो, अगर वो नहीं पे वेजेस करता तो मेन जो एम्प्लॉयर है फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेजेस पे करने की। नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सबसेक्शन 1, यानी ये जो पढ़ा है हमने सारा। ठीक है, इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू मेक पेमेंट ऑफ ऑल वेजेस रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर दिस एक्ट इन केस द कॉन्ट्रैक्टर और द पर्सन डेजिग्नेटेड बाय एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक सच पेमेंट। ठीक है, तो देखो अब राम को अपॉइंट किया, ठीक है, किसने? श्याम ने। श्याम क्या था यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, राम कौन है यहाँ पे अब? ठीक है, इसको नॉमिनेट किया हुआ है, नॉमिनी, यानी कि जो नॉमिनेटेड पर्सन है
तो कहते हैं कि अब देखो वेजेस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, राम की है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने नॉमिनेट किसको कर रखा है, राम को। अब लेट अस सपोज जो राम है नॉमिनी है, नॉमिनेटेड पर्सन है, वो पे नहीं करता है वेजेस टाइमली बेसिस पे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी अल्टीमेट, जो एम्प्लॉयर है यानी कि कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो जो भी ऊपर कॉन्ट्रैक्टर है या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, या जो भी सब ऊपर है एम्प्लॉयर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर जो नीचे जो लोग डेजिग्नेट किए गए हैं या नॉमिनेट किए गए हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, तो वो लोग अगर वेजेस पे नहीं करते वर्कर को। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। अब फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड क्या है, जैसे मैंने बताया कि वेजेस जो है वो डेली बेस पे कर सकता है एम्प्लॉयर, वीकली बेस पे, फोर्टनाइटली बेस पे, मंथली बेस पे, बट कोई भी वेज पीरियड जो है वो 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर ये नहीं बोल सकता कि चलो हम तुम्हें क्वार्टरली बेसिस पे पेरेंगे, दैट शुड नॉट बी द केस। ठीक है, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, हमने देख ही लिया कौन लोग लायबल होते हैं टू पे वेजेस। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेजेस पे करने की। तो प्राइमा फेशी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉयर की। अगर एम्प्लॉयर ने अगर किसी को डेजिग्नेट कर रखा है, जैसे फैक्ट्री के केस में मैनेजर हो गया हमने देखा, या बस कोई नॉमिनेटेड पर्सन है या डेजिग्नेटेड पर्सन है या जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रखी है, तो वो लोग लायबल रहते हैं। अगर वो नहीं पे करेंगे फिर अल्टीमेट एम्प्लॉयर ही हो जाएगा जिम्मेवार। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। तो एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस शैल फिक्स वेज पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच वेजेस शैल बी पेबल। तो एम्प्लॉयर को जो वेज पीरियड है वो तो फिक्स करना पड़ेगा किस टाइम पे करना है, बट कभी भी वेज पीरियड जो है 1 महीने से एक्सीड नहीं करेगा, दैट शैल नॉट एक्सीड 1 मंथ। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इजी एंड इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, वेरी मत करो। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट साइज। मतलब तो देखो अब डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। आपने देखा होगा महीना खत्म होता है, तनख्वाह मिलती है 10 तारीख को, कोई जैसे महीना खत्म हुआ 2 दिन के अंदर क्रेडिट कर देते हैं। कुछ केसेस में महीना खत्म होता है 5 दिन के अंदर करते हैं, कुछ केसेस में महीना खत्म होता है 10 दिन के अंदर करते हैं। तो कहने का भाव क्या हुआ, कहने का भाव ये होता है कि यानी कि देखा जाएगा जो वेजेस तो पे करने ही करने हैं। ठीक है, और दूसरा है कि साथ में ये भी देखा जाता है नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। अगर किसी फैक्ट्री में, ठीक है, किसी फैक्ट्री में या रेलवे फैक्ट्री है मान लीजिए कोई, या इंडस्ट्रियल या अदर एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे क्या है कि लेस देन 1000 पर्सन एम्प्लॉयड है, तो वहाँ पे महीना खत्म होगा। ठीक है, जो भी टाइम पूरा होगा, जो वेज पीरियड है वो खत्म होने के नेक्स्ट 7 डेज के वजन हो जानी चाहिए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे। ठीक है, तो जैसे ही जो वेज पीरियड है वो खत्म होगा, वेज पीरियड खत्म होगा उसके अगले 7 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, जहाँ पे वर्कर्स कितने काम करते हैं, लेस देन 1000। ठीक है, फिर कहते हैं कि जहाँ पे क्या है कि वर्कर्स जो हैं ज़्यादा हैं, द वेजेस ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन और इन एनी अदर रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट shall be paid before the expiry of 10th day after the last day of wage period in respect of which the wages are payable। जैसे मान लीजिए आप वेजेस पे होते हैं, ठीक है, जो महीने के बाद। ठीक है, जैसे मान लीजिए महीना था मई का, लेट अस सपोज महीना कौन सा था, मई का, 31 मई को महीना खत्म हो गया। ठीक है, तो डिपेंड करेगा अगर वर्कर्स कितने काम करते हैं, फैक्ट्री है या कोई और अदर इस्टेब्लिशमेंट है, तो वहाँ पे लेस देन 1000 वर्कर्स हैं। ठीक है, तो कम वर्कर्स है तो पेमेंट जल्दी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि महीना खत्म हुआ तो 7 तारीख तक, 7 जून तक आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर वर्कर्स की संख्या कितनी है, ठीक है, 1000 से ज़्यादा है, तो फिर क्या है कि महीना खत्म होगा, जो वेज पीरियड खत्म होगा, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी, नेक्स्ट 10 डेज में पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, हाउएवर इन केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन अ डॉक, वाफ और जेटी or in mine, the balance of wages found due on the completion of final tonnage account of ship or wagons loaded or unloaded, as the case may be, shall be paid before the expiry of 7th day from the date of such completion। जैसे वैगन्स होते हैं, वैगन क्या है, जिसमें सामान आता है, सामान डाला जाता है, लोड किया जाता है उस पर या अनलोड किया जाता है। तो वैगन्स को लोड किया जा रहा है, ठीक है, या अनलोड किया जा रहा है वेसल्स के ऊपर, ठीक है, या शिप के ऊपर। ठीक है, तो कहते हैं कि जब वो लोडिंग अनलोडिंग जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके 7 डेज के वेतन क्या है कि तनख्वाह पे करनी है। ठीक है, देखो जो ये शिप होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उसमें लोडिंग अनलोडिंग मजाक नहीं होती। सामान आ रहा है, लोड कर दिया, सामान आया, आज इतना लोड कर दिया, पूरा हिसाब किताब रखना होता है, सामान की लोडिंग अनलोडिंग चलती है।
ठीक है, जैसे ही वो जो सिस्टम है टॉनेज सिस्टम में ख़त्म हो जाएगा, लोडिंग होनी है लोडिंग हो गई, अनलोडिंग होनी है अनलोडिंग हो गई, तो कंप्लीशन ऑफ सच लोडिंग अनलोडिंग जो भी है उसके नेक्स्ट 7 डेज के वजन क्या है कि तनख्वाह दी जानी चाहिए। ठीक है, तो अब समझ आ गया, जो रेलवे फैक्ट्री है या अदर कोई एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे वर्कर की संख्या अगर लेस देन 1000 है, ठीक, कितनी है, लेस देन 1000 है, तो तनख्वाह जो है वो वेज पीरियड एक्सपायर होने के 7th डे के तक हो जानी चाहिए, विद इन नेक्स्ट 7 डे, यानी कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच वेज पीरियड। और जहाँ पे वर्कर्स क्या हैं कि 1000 से ज़्यादा हैं, 1000 या 1000 से ज़्यादा हैं, तो फिर जो वेज पीरियड जब एक्सपायर होगा उसके नेक्स्ट 7 डेज के विद इन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 10th डे, सॉरी, अगर 1000 या 1000 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो वेज पीरियड खत्म हो जाएगा, तो उसके नेक्स्ट 10th डे के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। और जहाँ पे ये लोडिंग अनलोडिंग वाला केस है, वैगन्स के में सामान लोडिंग अनलोड किया जाता है कार्गो, ठीक है, या जेटी सिस्टम है, तो वहाँ पे जब कंप्लीशन हो जाता है इस लोडिंग अनलोडिंग वगैरह का, उसके नेक्स्ट 7 डेज के वजन तनख्वाह पे हो जानी चाहिए, वेजेस पे हो जानी चाहिए। ठीक है ना, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब ये अच्छा पॉइंट है, सिंपल सा है। कहते हैं कि देखो कई बार क्या होता है कि बंदा जॉब छोड़ के चले जाता है या एम्प्लॉयर ने निकाल दिया, तो जहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गई है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गई है, तो टर्मिनेशन के नेक्स्ट 2 डेज के वजन तनख्वाह दी जानी चाहिए। जिस दिन टर्मिनेट किया छुट्टी की नेक्स्ट 2 दिन के अंदर पेमेंट दे दो। अब लटकाओ मत, एक तो उसकी जॉब चलेगी बेचारे की, आगे जॉब मिले ना मिले जो भी है, ठीक है, तो नेक्स्ट 2 डेज में तनख्वाह दे दो। Where the employment of any person is terminated by or on behalf of the employer, the wages earned by him shall be paid before the expiry of the second working day from the day on which his employment is terminated। ध्यान से सुनिए, कहता है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है किसी पर्सन की टर्मिनेट हो जाती है बाय ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर, जो भी वेजेस कमाए हैं उसने बिफोर टर्मिनेशन, ठीक है, तो कहते हैं कि जब उसकी टर्मिनेशन हुई है जॉब की, तो उसके नेक्स्ट 2 डेज के विदिन आप उसकी तनख्वाह जो बनती है वो दे दो। परंतु जहाँ पे कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन इन एन एस्टेब्लिशमेंट इज टर्मिनेटेड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट फॉर एनी रीजन अदर देन ए वीकली और अदर रिकॉग्नाइज हॉलीडे ऑफ वेजेस अर्नड बाय हिम shall be paid before the expiry of the second day from the day on which employment is so terminated। कहते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर की जॉब गई काहे को है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, यानी एस्टेब्लिशमेंट ही बंद हो गई है। एक तो वीकली हॉलीडे होती है, ठीक है, अदर दिन लिखा हुआ है, एक तो जो वीकली हॉलीडे होती है या कोई और रिकॉग्नाइज हॉलीडे है, दिवाली की छुट्टी या होली की छुट्टी है, उस कारण से बंद कर दिया, तो वो नहीं बात करें, एस्टेब्लिशमेंट ही बंद हो गई है, ठीक है, कंपनी बंद हो गई है मान लीजिए, या कंपनी काफ़ी टाइम के लिए पता ही नहीं कब खुलेगी दोबारा, कुछ टाइम के लिए बंद कर दी गई है, तो जब ये क्लोजर होगा, जब ये, ठीक है, क्लोजर के कारण जो एम्प्लॉयमेंट गई है, ठीक है, फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट के क्लोजर के कारण जो एम्प्लॉयमेंट गई है, तो उसके नेक्स्ट 2 डेज के वेतन पेमेंट हो जानी चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकेंड डे फ्रॉम द डे ऑन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा एग्जम्पशन है। ठीक है, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट है, मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एग्जाम्प्ट to such extent and subject to such conditions as may be specified in the order, the person responsible for the payment of wages to persons employed upon any railway, to persons or to the persons employed as daily rated workers in the public works department of the appropriate government from the operation of this section, in respect of wages of any such person or class of such person। क्या बोलते हैं, कहते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स, इन सर्टन केसेस सेंट्रल, इन सर्टन केसेस स्टेट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जनरल या कोई स्पेशल ऑर्डर इशू करके, जनरल या कोई स्पेशल ऑर्डर जारी करके एग्जम्प्ट कर सकती है इस हद तक, या सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक है, जिस हद तक वो एग्जम्प्ट करना चाहती हैं कर सकते हैं, या कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस to persons employed upon any railway या or to persons employed as daily rated workers in the public works department of the appropriate government। ठीक है, तो जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के, उनमें जो भी वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, उनको क्या है कि उन केसेस में जो भी एग्जम्पशन देना चाहे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर इशू करके एग्जम्पशन दे सकती है कि किस चीज़ से एग्जम्पशन है, फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्शन, कितने टाइम में पेमेंट करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यूजुअली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में क्या होते हैं कि लॉसेज ही चल रहे होते हैं, ठीक है, कई बार उनके पैसे होते हैं देने को, कई बार नहीं होते, तो लटकते बहुत हैं पैसे उनके। ठीक है,
तो उन कहते हैं कि उस केस में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाले केसेस में एग्जाम्पशन दे सकती है फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है। पेमेंट ऑन वर्किंग डे, अब ये चालाकी नहीं मारनी एम्प्लॉयर ने कि सारा महीना काम करवा लिया, संडे को बुला लिया पेमेंट देने के लिए, कि पेमेंट देने के लिए जो टाइम लग रहा है तो वो भी किसका गया, एम्प्लॉयज़ का गया। तो जो भी पेमेंट देनी है अपने वर्किंग डे पे दो, छुट्टी वाले दिन पेमेंट के चक्कर में डालो अगले को। बेचारे को महीने में 4 छुट्टियाँ आई, उसमें से एक में आपने पेमेंट के लिए बुला लिया, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आप समझिए एक चीज़, कहते हैं कोई फैक्ट्री है या कोई अदर इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे लेस देन 1000 वर्कर्स हैं, तो पेमेंट कब हो जानी चाहिए? ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे आफ्टर द वेज एक्सपायरी ऑफ वेज पीरियड, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वेज पीरियड। वेज पीरियड जैसे मान लो मंथ है, तो मंथ खत्म हुआ उसके नेक्स्ट 7 डेज के बाद, ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वेज पीरियड। ठीक है। और दूसरा जहाँ वर्कर की संख्या कितनी है, 1000 या 1000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे, ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वेज पीरियड। ठीक है। और जहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, वहाँ पे क्या कहते हैं, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2nd डे। ठीक है, 2nd डे फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। उसके अलावा हमने देखा कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन देना चाहती है, दे सकती है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। ठीक है। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे। और हाँ, जो भी पेमेंट होगी एम्प्लॉयज़ को, दैट मस्ट बी ऑन द वर्किंग डे। ठीक है। तो जो भी वर्कर्स को पेमेंट करनी है वो करनी कब बेटा, ठीक है, वर्किंग डे पे ही करनी है। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम कि जो पेमेंट करनी है वो करनी है करंट कॉइन में, करंट करेंसी में। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो नोट बंद हो चुके हैं आप उसमें पेमेंट कर रहे हो, अगले को मारोगे क्या? ठीक है। एक सेकंड रुकना, मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट जैसे बताता था मैं आपको कि वेजेस जो पे करने हैं वो उस करेंसी या कॉइन में करने हैं जो करेंसी वैलिड है, लीगल टेंडर जो है उसमें करने हैं, यानी कि जो करेंसी बंद हो चुकी है, पुराने नोट है, उसमें नहीं। अव्वल तो पेमेंट जो है वो आजकल जैसे होता है यूपीआई कर दिया, ठीक है, या एनईएफटी कर दिया, खाते में डाल दिया, तो वही है। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो ये बता सकती है कि देखो कैश में भी देती हैं, पेमेंटें होती हैं, गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि हाँ भी जो पेमेंट है भाई तुम क्रेडिट से ही करो, चेक में बैंक में डालो या चेक ही दो। ठीक है। तो वेजेस टू बी पेड इन करंट कॉइन और करेंसी नोट्स और बाय चेक और क्रेडिटिंग इन द बैंक अकाउंट। तो जो भी वेजेस है शैल बी पेड इन करंट कॉइन या करेंसी नोट्स और बाय चेक और बाय क्रेडिटिंग द वेजेस इन द बैंक अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। अगर आप खाते में डाल रहे हो दैट्स गुड, अगर आप उसको पेमेंट कैश में करते हो तो करंट कॉइन करेंसी नोट में दो। ठीक है। जो करंट कॉइन है या करंट करेंसी नोट है, यानी वो वाले गांधी जी के नोट जो बंद हो चुके हैं वो नहीं दे सकते आप। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may by notification in the official gazette specify the industrial or other establishment the employer of which shall pay to every person employed in such industrial or other establishment the wages only by check or by crediting the wages in his bank account। ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई कर सकती है कुछ एक इंडस्ट्रियल या अदर एस्टेब्लिशमेंट जिस केस में जो एम्प्लॉयर है वो हर एक पर्सन को जो तनख्वाह देगा, ठीक है, केवल किस में देगा, चेक के द्वारा या उसके बैंक में डाल के। ठीक है। वैसे कहते हैं कि देखो जो पैसे हैं आप पेमेंट कैश में कर सकते हो, कैश में करोगे तो करंट कॉइन करंट जो नोट्स हैं इसी में करो, या फिर आप अगले के खाते में डाल दो सीधा, एनईएफटी आरटीजीएस जैसे होती है आपको पता है। ठीक है। या चेक के द्वारा करो। और हाँ, गवर्नमेंट के पास ये पावर है, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है इन द ऑफिशियल गैजेट
कि इन पर्टिकुलर केसेस में जो तनख्वाह पे करनी है, वेजेस पे करना है, वो या तो चेक के द्वारा करो या सीधा बैंक अकाउंट में डालो। ठीक है। नेक्स्ट बहुत 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 रेलिवेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बोल दिया था मैंने, एक चैप्टर भी एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिडक्शन। ठीक है। तो कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो ऑथराइज हैं? एक्ट अलाउज डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। इसको बोलते हैं हम ऑथराइज डिडक्शन। कौन सी डिडक्शन जो है वो जो ऑथराइज है, जो एम्प्लॉयर कर सकता है, यानी वेजेस में से पैसे काट सकता है। ठीक है। तो चलिए, पहला फाइन हो गया। देखो, फाइन के बारे में ही पढ़ेंगे, कितना लगा सकते हैं, कैसे रिकवरी करेंगे। ठीक है। फाइन हो गया। एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, काम ही नहीं कर रहा अगला। ठीक है। फाइन कब लगाया जाएगा वो भी पढ़ते हैं, 2 मिनट वेट करो, ठीक कॉन्सेप्ट आएगा इसके बाद। ठीक है। एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, छुट्टी मार के बैठा है। एक तो होता है जो संडे की छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन छुट्टी मारी, चल कोई बात, छुट्टी की नहीं, छुट्टी मार ली। ठीक है। डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स एक्सप्रेसली इंटरेस्टेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को के पास कुछ सामान है एंटिटी का, एस्टेब्लिशमेंट का, अगले ने डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज नेग्लिजेंस किया या जानबूझ के डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। हाउसिंग अकोमोडेशन दे रखी है, अगले को अमेंटेज दे रखी है, उसके पैसे तो काटेंगे। फैसिलिटी जो बनती है तो ऑब्वियसली वो वैल्यू जो बता रखी है कि हाँ भाई इसकी जो इतनी वैल्यू है, जिसको तुम्हारे तनख्वाह में से काटेंगे। ठीक है। रिकवरी ऑफ एडवांसेज और एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है। जो लोन दे रखा है एम्प्लॉय को वो तो रिकवर करना है, एडवांसेज जो दे रखे हैं। उसके अलावा जो ओवर पेमेंट की है वेजेस की, पिछले महीने 10,000 था, एडवांस दे दिया, तो उसको रिकवर नहीं करेंगे। ठीक है। जो वेजेस एडवांस दे रखे हैं, यहाँ पे लोन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे वो वेजेस हैं जो एडवांस दे रखे हैं। ठीक है। जो तनख्वाह एडवांस दे रखी है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट मंथ में, तो वो वाली। लोन दे रखे हैं उसकी रिकवरी है। मेड फ्रॉम एनी फंड कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड द इंटरेस्ट ड्यू इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। ठीक है। तो जो भी लोन दे रखे हैं एम्प्लॉय को फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ लेबर फंड, जो है जो फंड है, तो फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर बनाया गया है, उस फंड में से जो लोन दे रखा है तो रिकवर करना है तो कर सकते हैं, और जो ब्याज है उस पर वो कर सकते हैं रिकवर। सब्सक्रिप्शन टू एनफोर्स द पेमेंट ऑफ एडवांसेस फ्रॉम एनी प्रोविडेंट फंड। और देखो, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है। अब जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो उसे रिकवर करना है। ठीक है। तो जो भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है मंथली, तो वो उसकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है। इनकम टैक्स जो टीडीएस काटते हैं आपको पता है। ठीक है। को आप टीडीएस भी याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और टू ए स्कीम ऑफ इंश्योरेंस मेंटेन्ड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस। अब मान लीजिए कोई इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, तो उसकी पेमेंट हो रही है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या फिर कोई इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई इंश्योरेंस स्कीम है तो उसमें पेमेंट करते हैं, सब्सक्रिप्शन ले रखी है। ठीक है। Reduction made with the written authorization of the employee for payment of any premium on his life insurance policy or purchase of securities। ठीक है। तो किसी कंपनी की या कोई सिक्योरिटीज परचेज करनी है, ठीक है, ये एंटिटी की सिक्योरिटीज है, मान लो कोई कंपनी है उसके उसी की सिक्योरिटीज है, एम्प्लॉय बाय करना चाहता है मान लीजिए, तो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज है या कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो उसकी पेमेंट डिडक्ट करनी है तो एम्प्लॉय की रिटर्न ऑथराइजेशन के साथ ही होनी चाहिए। तो बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, कि कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो ऑथराइज हैं जो एम्प्लॉय की सैलरी में से की जा सकती है। फाइन है, हाउसिंग जो फैसिलिटी है उसकी पेमेंट हो गई। ठीक है। कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो उसने ले रखी है उसकी रिटर्न परमिशन के साथ काट सकते हैं पैसा, या कोई परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी कोई स्कीम है उसकी पेमेंट करनी है जो अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है। या फिर कोई इंश्योरेंस स्कीम है रन बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस, उसकी पेमेंट करनी है, कोई टीडीएस है, इनकम टैक्स हो गया, या एम्प्लॉय ने कोई एडवांस ले रखा है पेमेंट, एडवांस सैलरी ले रखी है, एडवांस वेजेस ले रखे हैं तो उसकी एडजस्टमेंट करनी है बाद में। ठीक है। और या उसने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, जो लेबर वेलफेयर फंड है उसमें से कोई लोन दिया है एस्टेब्लिशमेंट ने, तो उसे रिकवरी करनी है, एम्प्लॉय से रिकवरी करनी है लोन की प्रिंसिपल वैल्यू की, या उसके ऊपर ब्याज है उसकी रिकवरी भी करनी है। ठीक है। इस तरीके से उसके अलावा क्या है कि कोई फाइन हो गया, बात कर चुका मैं, और एबसेंट रहता है एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी से तो उसके पेमेंट होगी, डिडक्ट करनी है। और उसने कोई गुड्स को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है जी। चलिए, तो बिल्कुल सिंपल हो गया ये। नेक्स्ट मैं कह रहा था फाइन भी कितना लगा सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, कैसे रिकवर करना है। ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक में करना था, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सेक्शन नंबर 8 बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था जो मैंने टॉपिक अभी किया? ठीक है। ऑथराइज डिडक्शन का। फाइन कैसे रिकवर करते हैं ये देखते हैं। इम्पोजिशन ऑफ फाइन।
तो कहते हैं कि देखो जो भी फाइन लगाना है आपने, जो भी फाइन लगाना है, ठीक है, तो कैसे होगा, with the previous approval of state government या or of the prescribed authority may have specified by notice under subsection 2। तो इन केसेस में आप फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन सेव मतलब एक्सेप्ट सेव इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स एंड ओमिशन ऑन हिज पार्ट एज द एम्प्लॉयर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयर जो है प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उनके साथ मिलके क्या है स्पेसिफाई कर सकता है। यानी एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से नहीं कह सकता इसका फाइन ये फाइन वो फाइन वो फाइन, अगले के पल्ले कुछ पड़े ही ना बेचारे के, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने जो भी फाइन लगाना है तो पहली बात क्या है कि उसकी रिटर्न ऑथराइजेशन लेनी है किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताएगी जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उससे, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या है कि नोटिस ऑफ स्पेसिफाइड एक्ट एंड ओमिशन। अब बताया जाएगा भी हाँ भाई ये एक्ट किया तो इसके, जैसे होता नहीं रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कूड़ा फेंकने का 500 रुपये जुर्माना, स्मोकिंग करने का इतना जुर्माना, जेल हो सकती है, ऐसे, ठीक है। तो नोटिस स्पेसिफाइंग सच एक्ट्स एंड ओमिशन शैल बी एग्जिबिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑन द प्रेमिसेस इन विच एम्प्लॉयमेंट कैरिड ऑन और इन द केस ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड अपॉन ए रेलवे अदरवाइज डन इन ए फैक्ट्री एट द प्रिस्क्राइब्ड प्लेस और प्लेसेस, ठीक है। तो कहते हैं कि देखिए कौन से एक्ट या ओमिशन है जिसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है कि आपने अगर ऐसा किया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ भी प्रेमिसेस में, जैसे मान लीजिए कोई इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट बनते हैं या कोई टेक्सटाइल कंपनी है, होजरी का यूनिट है कोई, वहाँ पे ज़रा सी चिंगारी आ गई तो वहाँ पे आग लग सकती है। तो वहाँ पे सीधा हो गया कि कोई माचिस की डिब्बी लेके आया या कोई सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है वहाँ पे, तो उसके ऊपर क्या है, इतना फाइन लगाया जा सकता है, 1 लाख का फाइन लगाया जा सकता है। पता है कि अगले का कुछ जाएगा नहीं, फैक्ट्री तबाह हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो नोटिस स्पेसिफाई नोटिस लगाया जाएगा स्पेसिफाई करते हुए भी ये एक्ट्स हैं, ये ओमिशन है, ठीक है। जैसे बताया जाएगा भी हाँ भी प्रेमिसेस में अगर ऐसा कुछ किया किसी ने तो उसके ऊपर ये फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस अगेंस्ट फाइन, बिल्कुल सही बात है। तो भी फाइन लगाने से पहले एक सुनवाई का मौका तो देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को, ठीक है। नो फाइन कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन अंटिल ही हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉस्ट अगेंस्ट द फाइन और अदरवाइज डन इन अकॉर्डेंस विद द सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन। तो दो बातें कह रहे हैं इस पॉइंट में, कहते हैं कि एक तो देखो जब भी फाइन लगाना है आपने किसी एम्प्लॉय में तो एम्प्लॉय के ऊपर सबसे पहले उसको सुनवाई का मौका दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन टू द एम्प्लॉय। और दूसरी बात है कि जो भी आप फाइन लगा रहे हैं वो एज पर द रूल्स लगाएं, ठीक है। तो लिखा ना इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी एज पर द रूल्स, जो भी प्रोसीजर बताया जाएगा एज पर द रूल्स उसके अकॉर्डिंग लगाना है। लिमिट ऑन फाइन ऑफ अमाउंट, अब कहते हैं जो भी आप फाइन लगा रहे हो किसी भी वेज पीरियड में इन एनी वन वेज पीरियड, जैसे मान लीजिए वेज पीरियड क्या है, मंथ है, हर महीने तनख्वाह मिलती है महीने के बाद, ठीक है। तो यानी वो जो वेज पीरियड है, जो भी वेज पीरियड होगा फोर्टनाइटली या क्वार्टरली, सॉरी क्वार्टरली तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम 1 मंथ का होगा, ठीक है। वीकली है या फोर्टनाइटली है, मैक्सिमम मंथली है जैसे, तो जो भी वेज पीरियड है एक, उसमें जो भी उसकी तनख्वाह बनती है, ठीक है, उसमें जो वेजेस फाइन लगाना है shall not exceed an amount equal to 3% of the wages payable to him in respect of that wage period। जैसे मंथ का उसका बना ही कितना बंदे का 10,000 रुपया, 10,000 बना, तो उसका 3% कितना होगा, 300 रुपया। तो मैक्सिमम फाइन कितना लगा सकते हैं, 300 रुपया, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनस, अब 15 साल से नीचे का जो बच्चा है उसके ऊपर कोई आप फाइन नहीं लगा सकते, 15 साल से नीचे वाले बच्चे के ऊपर आप फाइन नहीं लगा सकते। रिकवरी ऑफ फाइन है, ठीक है। नो फाइन इम्पोज ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट्स, भी आप भी चल 500 रुपये लगा दिया, 100 करके काटेंगे, वो नहीं होना चाहिए। और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डे ऑन विच इट वॉज इम्पोज, तो जब लगाया गया उसके 90 डेज की वजन रिकवर कर लो, उसके बाद आप रिकवर नहीं कर सकते, दूसरा इंस्टॉलमेंट में रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। डेट ऑफ इम्पोजिशन, अब फाइन लगाने की डेट कौन सी मानी जाएगी, जिस दिन क्या है कि वो एक्ट कमिट किया गया था जिसके ऊपर फाइन लगाया गया। जैसे आज एक्ट कमिट किया, 10 दिन बाद वो फाइन लगा दिया, देखा भी हाँ भी वाकई इसने सारे कैमरे चेक हुए, सीसीटीवी वगैरह, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वो डे ऑफ जो इम्पोजिशन ऑफ फाइन कौन सा माना जाएगा, लगाया तो 10 दिन बाद, पर नहीं, जिस दिन वो एक्ट या ओमिशन कमिट किया है बंदे ने उस दिन माना जाएगा भी उस दिन फाइन इम्पोज किया गया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइन्स, अब ये पूरा जो भी फाइन लगाए गए हैं या जो पैसा रिकवर किया गया फाइन का, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना भी, हाँ भी ये फाइन लगाए गए थे, ये रिकवरी हुई है, ठीक है। और जो भी ये पैसा रिकवर किया जाएगा वो एक फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है।
उन पर्पसेज में यूज़ किया जाएगा जो बेनिफिशियल टू द पर्सन एम्प्लॉयड है। तो एम्प्लॉयज़ के पर्सन बेनिफिट के लिए इसका इस्तेमाल होगा, ये नहीं कि एम्प्लॉयर अपना उसमें से खर्चे निकाल रहा है फाइन लगा लगा के, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जो भी फाइन लगाना है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने पहले एक रिटर्न परमिशन लेनी है स्टेट गवर्नमेंट से, या जो भी अथॉरिटी है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, उसके साथ कंसल्टेशन करके, ठीक है, रिटर्न परमिशन लेनी है, तो तब जाके ये फाइन वो लगा सकता है, ठीक है। तो फाइन जो भी लगाएगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देनी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देनी है, तभी वो फाइन लगा सकता है। बिना सुनवाई का मौका दिए फाइन नहीं लगा सकता। और जो फाइन है जिनकी उम्र 15 साल तक की है, ठीक है, उन पे नो फाइन, कोई फाइन नहीं लगाया जा सकता। और जब जब कहते हैं कि जब वो एक्ट हुआ या ओमिशन हुई, बंदे ने जो कमिट किया, गलती कमिट की है जिसके कारण फाइन लगाए, तो एक्ट या ओमिशन जिस दिन कमिट हुआ उसी दिन को माना जाएगा, ठीक है, डेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन, ठीक है, डेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन। और ये भी याद रखना है कि जब ये डेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन है उसके 90 डेज के अंदर ये फाइन रिकवर किया जाएगा, विद इन 90 डेज, ठीक है, 90 दिन के अंदर ये फाइन रिकवर किया जाएगा। क्लियर है बेटा। अब उसके बाद क्या है कि नो रिकवरी इन इंस्टॉलमेंट, कोई भी रिकवरी जो है इंस्टॉलमेंट में नहीं होगी, नो रिकवरी इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और मैक्सिमम फाइन कितना है, 3% ऑफ द वेजेस इन द वेज पीरियड, ठीक है। मैक्सिमम फाइन कितना हो जाएगा बेटा, एक वेज पीरियड में जो वेजेस बनते हैं उसका मैक्सिमम 3%। तो कुल मिला के माइनर 15 साल से नीचे तक के बच्चे को फाइन हम लगा नहीं सकते, लगाएंगे किसी और पे तो पहले सुनवाई का मौका देंगे तब लगाएंगे, ठीक है। और लगा के कौन से केस में फाइन लगा सकते हैं, कौन से एक्ट या ओमिशन है जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, ठीक है, या फिर क्या है कि जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, ठीक है, उसकी परमिशन के साथ जो, ठीक है, जो फाइन लगाए जा सकते हैं उन्हें बता रखे हैं जो। और जो भी रिकवरी है वो इंस्टॉलमेंट में नहीं की जाएगी। मैक्सिमम जो रिकवरी ऑफ फाइन है वो 3% ऑफ वेजेस इन द पर्टिकुलर वेज पीरियड हो सकती है, ठीक है। और वेजेस जो है वो 90 डेज में रिकवर किए जाएंगे इम्पोजिशन ऑफ फाइन से, ठीक है। और डे ऑफ ओमिशन या कमीशन ऑफ एक्ट है उसी को क्या माना जाएगा, ठीक है, डे ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन। नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लेनेशन। व्हेन द पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन और इन रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट आर पार्ट ओनली ऑफ ए स्टाफ एम्प्लॉयड अंडर द सेम मैनेजमेंट all such realization may be credited to the common fund maintained for the staff as a whole, provided that fund shall be applied only to such purposes as are approved by the prescribed authority। अब कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक एक एंटिटी है, उसकी 10 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने कॉमन तो उनकी कॉमन मैनेजमेंट है, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट्स है, ठीक है, मैनेजमेंट बल कॉमन है, मैनेजमेंट उनकी कॉमन है, तो कहते हैं उसके लिए कॉमन फंड बना सकते हैं, फिर सभी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक कॉमन फंड बना सकते हैं, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टाफ, ठीक है। इस फंड को अप्रूव कौन करेगा, ठीक है, बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, सिंपल, ठीक है जी। तो पे मेन आपने क्या याद रखना है, तो वेजेस पे कब करने हैं भाई, वेज पीरियड खत्म होने के 7 दिन के अंदर, ठीक है, या 10 दिन के अंदर, और एम्प्लॉयमेंट की टर्मिनेशन के केस में 2 दिन के अंदर, ठीक है। और फिर हो गया कि फाइन के बारे में हमने पढ़ा, मैक्सिमम 3% लगा सकते हैं, 90 डेज में रिकवरी करेंगे, इंस्टॉलमेंट में रिकवरी करनी नहीं है, 15 साल तक के बच्चे पे रिकवरी हम कर नहीं सकते, ठीक है। और जो भी ओमिशंस हैं, एक्ट्स हैं, वो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, या कोई जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसके द्वारा, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। सेक्शन 13A है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। कहते हैं कि हर एक एम्प्लॉयर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, रजिस्टर्स मेंटेन करेगा एंड रिकॉर्ड्स, इसमें पूरी डिटेल होगी कि जो पर्सन एम्प्लॉयड कर रखे हैं, यानी एम्प्लॉयज़ की डिटेल आ गई, कौन कौन एम्प्लॉई हैं, ठीक है, ABCD जो भी हैं, उन्होंने क्या काम किया, उनको कितने वेजेस दिए गए, क्या डिडक्शंस की गई, क्या उनके रिसीट्स गिवन बाय देम, ठीक है, एज सच अदर पर्टिकुलर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, कितने लोगों ने काम किया, क्या उनके वेजेस बने, क्या डिडक्शंस की गई, नेट कितना पे किया गया, जो रसीद है वो सब, कुछ और पर्टिकुलर जो प्रिस्क्राइब फॉर्म में बताए जाएंगे। और जो भी रिकॉर्ड हैं वो कम से कम 3 साल के लिए मेंटेन करने हैं, ठीक है। एवरी रजिस्टर एंड रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड देयरइन, ठीक है, जो भी लास्ट एंट्री जब भी हुई है उसमें, उसके बाद वो 3 साल तक मेंटेन किए जाएंगे। तो ये पॉइंट रहेगा हमारा लास्ट, ठीक है। आइए चलो इसको भी कवर कर लेते हैं अच्छे से हम, सिंपल है ये भी।
कहते क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस और डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड पेनल्टी फॉर मिलीशियस और विक्सटेशियस क्लेम। कहते हैं कि अब देखो जो डिडक्शन ऑफ वेजेस हो रही हैं, ठीक है, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने गलत डिडक्शन कर दी, एम्प्लॉयर ने जो वेजेस डिडक्ट किए एम्प्लॉय के वो अनऑथराइज कर दिए, या पेमेंट में डिले कर दी, पेमेंट में डिले कर दी, ठीक है, या फिर जो अब जो एम्प्लॉई है, वर्कर है, वो क्लेम करता है कि हाँ भाई ये वेजेस गलत काटे हैं, पर काटे सही थे, फालतू की परेशान नहीं कर रहा है, 10 रुपये काट लिए, नजायज काट लिए, पर परेशान कर रहा है मान लो, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि अथॉरिटी क्या करेगी? अब पहली बात तो कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो केसेस सुनेंगी, ठीक है, जो वर्कर्स की बात सुनेंगी। अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी टू हियर वेज क्लेम्स, बिल्कुल सिंपल है, प्रोसीजर है, बस एक बार निगाह मार लो उसके ऊपर, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी, वो नोटिफिकेशन इशू करेंगी इन द ऑफिशियल गैजेट, अपॉइंट करेंगी किसको? कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। अब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, उसके तहत जो वर्कर्स को कंपनसेशन देना होता है किसी ट्रेजेडी के केस में कुछ हो गया, ठीक है, उनके लिए जो कमिश्नर अपॉइंट कर रखा है तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग फंक्शन एज रीजनल लेबर कमिश्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है तो एज ए रीजनल लेबर कमिश्नर काम कर रहा है, या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर कोई भी ऑफिसर है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यानी कि सीजी अपॉइंट करेगी तब भी यही वर्डिंग याद रखना कि वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर लेवल का हो, उसका कम से कम 2 साल का तजुर्बा हो, या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है वही सेम वर्डिंग, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे जो सीजी है वो किसी रीजनल लेबर कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल लेबर कमिश्नर को अपॉइंट कर सकती है, उसके नीचे कौन आएगा? असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इसका 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए, वो सेंटर अपना या स्टेट अपना अपॉइंट कर सकती है। और जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो कमिश्नर है उसको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। या फिर कोई लेबर कोर्ट है या कोई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के साथ में जो अंडर एनी कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ है रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन फोर्स इन द स्टेट। मान लीजिए किसी राज्य में, किसी स्टेट में, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसके लिए उन्होंने अपना कोई इन्वेस्टिगेशन या सेटलमेंट सिस्टम बना रखा है, ठीक है। तो वहाँ का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उस इन्वेस्टिगेशन या सेटलमेंट सिस्टम का जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा तो उसको अपॉइंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जो सेटअप किए गए हैं, लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अंडर द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है, उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको अपॉइंट कर सकते हैं। या कोई कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ के तहत जो भी इन्वेस्टिगेशन सेटलमेंट होती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की एक स्टेट में, तो वहाँ पे जो उस सिस्टम का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, या एनी अदर ऑफिसर विद द एक्सपीरियंस एज ए जज ऑफ सिविल कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, एज द अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड। अब करना क्या इन लोगों ने? हियर करना, डिसाइड करना फॉर एनी स्पेसिफाइड एरिया ऑल क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस। अब मान लीजिए एम्प्लॉई ये बोलता है कि वर्कर ये बोलता है कि वेजेस में से जो डिडक्शन की गई है दैट इज अनऑथराइज, इलीगल टाइप ऑफ डिडक्शन कर दी, भाई बनती ही नहीं थी, ठीक है। या फिर पेमेंट, जो वेजेस की पेमेंट है उसमें डिले कर रहे हैं, और द पर्सन एम्प्लॉयड और पेड इन दैट एरिया इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंसिडेंटल टू सच क्लेम्स, इसके साथ जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं वो सब, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसिडर इट नेसेसरी सो टू डू, इट मे अपॉइंट मोर देन वन अथॉरिटी फॉर एनी स्पेसिफाइड एरिया, मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रोवाइड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेशन ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाय देम अंडर दिस एक्ट। तो ऐसा होता है कई जगह पे बहुत फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पंजाब में मैं रहता हूँ तो लुधियाना में रहता हूँ, लुधियाना में बहुत फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, लुधियाना में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। उसके बाद फैक्ट्रीज जो हैं फिर अमृतसर में आ जाती हैं, ठीक है, ऐसा। तो अब लुधियाना में मान लीजिए बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो गुड़गांव में बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे कुछ इंडस्ट्रियल हब होते हैं कुछ एरियाज, ठीक है। तो गवर्नमेंट की मर्जी है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की मर्जी है, उनको लगता है कि हाँ भी किसी एक एरिया में एक से ज़्यादा अथॉरिटी की ज़रूरत है, या फिर लगता है कि हाँ भी 2 एरिया में एक अथॉरिटी चल जाएगी, एक जगह पे फैक्ट्रियाँ बहुत कम है, ना के बराबर है, एक में बहुत ज़्यादा है, 7-7 सटे हुए एरिए हैं, तो 2 में 1 अपॉइंट कर दिया, एक में 2 अथॉरिटी अपॉइंट कर दी। इट इज़ एंटायरली अप टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना है, कैसे एरिया सेलेक्ट करना है, कैसे एक एरिया में 1 अथॉरिटी चाहिए या एक एरिया में 2 चाहिए या 2 एरिया में 1 अथॉरिटी चाहिए,
इट इज़ एंटायरली अप टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंटर या स्टेट एज द केस में भी। ठीक है, तो चलिए पहले तो हमने ये पढ़ा कि जो अपॉइंटमेंट हो सकती है किस लेवल की बंदे की हो सकती है। ठीक है, रीजनल लेबर कमिश्नर हो गया या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है जिसका 2 साल का तजुर्बा है, सेंट्रल अपॉइंट कर सकती है या स्टेट अपॉइंट कर सकती है। रीजनल लेबर कमिश्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके अलावा जो हमने देखा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो लेबर कोर्ट है या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको अपॉइंट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो पहला था वो था कि वर्कमैन कंपनसेशन के तहत, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो कमिश्नर अपॉइंट कर रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो कमिश्नर अपॉइंट कर रखा है, तो वो भी क्या है कि अपॉइंट किया जा सकता है एज एन अथॉरिटी टू लिसन टू द कंप्लेंट्स विद रिगार्ड टू द लेट पेमेंट ऑफ वेजेस या अनऑथराइज्ड डिडक्शन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर वेज क्लेम्स, वेयर कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एनी डिडक्शन हैज बीन मेड फ्रॉम द वेजेस। अब वो हुई है कि नहीं वो बाद में पता लगेगा। ये एम्प्लॉय को लग रहा है कि अनऑथराइज डिडक्शन है। ठीक है, तो जहाँ पे कहते हैं कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एनी डिडक्शन हैज बीन मेड फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन और एनी पेमेंट ऑफ वेजेस हैज बीन डिलेड सच पर्सन हिमसेल्फ और एनी लीगल प्रैक्टिशनर, वो खुद बंदा खुद या कोई लीगल प्रैक्टिशनर और एनी ऑफिशियल ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन authorized in writing to act on his behalf or any inspector under this act or any other person acting with the permission of the authority appointed under subsection 1 may apply to such authority for the direction under subsection 3। वो पढ़ना है कि डायरेक्शन क्या है ये। ठीक है, वो क्या रहा है, कहते हैं कि देखो जो वर्कर है उसकी तनख्वाह डिले हो गई, तनख्वाह डिले हो गई है। ठीक है, या उसके पेमेंट जो बनती है, तनख्वाह बनती है, उसमें से अनऑथराइज डिडक्शन हो गई है। ठीक है, आपका शिकायत करनी है, जो अथॉरिटी हमने पढ़ी अभी सबसेक्शन 1 में, उसको शिकायत करनी है। तो शिकायत कैसे करें भाई? बंदा खुद कर ले। ठीक है, सच पर्सन हिमसेल्फ, या किसी वकील को अपॉइंट कर दे, एनी लीगल प्रैक्टिशनर, या कोई एनी ऑफिशियल ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसके किसी ऑफिशियल को अपॉइंट कर दे, को ऑथराइज कर दें राइटिंग। ठीक है, वकील अपॉइंट करेगा या किसी ट्रेड यूनियन के किसी ऑफिशियल को अपॉइंट करेगा, ऑथराइज करेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ रिटर्न ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी। एक्ट ऑन हिज बिहाफ और एनी इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट, या किसी इंस्पेक्टर को कह सकता है वो। ठीक है, अंडर दिस एक्ट, या एनी अदर पर्सन एक्टिंग विद द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 में अप्लाई। यानी इन अथॉरिटी ने कोई बंदा रख रखा है, अपॉइंट कर रखा है कि जो एम्प्लॉयज़ की बात सुनेगा। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे क्या है आगे बात रखेगा। ठीक है ना, मे अप्लाई टू सच अथॉरिटी फॉर द डायरेक्शन अंडर सब सेक्शन 3। ठीक है, तो एम्प्लॉय को अगर कांटेक्ट करना है अथॉरिटी के साथ, तो क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉय कैसे कांटेक्ट करे। ठीक है, कैसे एप्लीकेशन लगाए, कैसे बात रखे। एक तो खुद जा सकता है हिमसेल्फ। ठीक है, या इतनी अगर हैसियत है तो वकील अपॉइंट कर ले। ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर, नहीं तो ठीक है किसी ट्रेड यूनियन के ऑफिशियल को अपॉइंट कर दे इन राइटिंग, ऑफिशियल ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, या इंस्पेक्टर है अंडर दिस एक्ट, कोई इंस्पेक्टर है अंडर दिस एक्ट, उसको बोला कि हाँ भाई ठीक है, तो इंस्पेक्टर उस एम्प्लॉय की बात रखेगा अथॉरिटी के सामने। या फिर कोई पर्सन जो अपॉइंट किया गया है इसी अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, इसी एक्ट जो हमने पढ़ा है सबसेक्शन 1, तो अथॉरिटीज़ ने भी कुछ पर्सन अपॉइंट कर रखे होते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ की बात को सुनते हैं और आगे अथॉरिटी के सामने रखते हैं। पर्सन अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी। ठीक है, तो एम्प्लॉय इस तरीके से अपनी बात को आगे ला सकता है अथॉरिटी के सामने, जो भी ठीक है कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन या रीजनल कमिश्नर या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जिसका 2 साल का तजुर्बा है, अपॉइंटेड बाय सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉय हिमसेल्फ या थ्रू लीगल प्रैक्टिशनर या ऑफिशियल ऑफ ट्रेड यूनियन, इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट या पर्सन अपॉइंटेड बाय पर्सन, इन जरियों से क्या है, इन तरीकों से क्या है कि एम्प्लॉय अपनी बात रख सकता है अथॉरिटी के सामने। अब अथॉरिटी कैसे केस को सुनेगी, अभी भी सेक्शन किया। However, every such application shall be presented within 12 months from the date on which such deduction from wages was made or from the date on which the payment of wages were due to be made as the case may be। रट लो अच्छे से। तो ये क्या होता है, एक लिमिटेशन पीरियड है। तो लिमिटेशन पीरियड क्या है एप्लीकेशन लगाने का अथॉरिटी के सामने? 12 महीने का। ठीक है, 12 महीने कहाँ से काउंट होंगे? जिस दिन अनऑथराइज डिडक्शन की गई थी वो दिन, या जब अगर पेमेंट में डिले हुई है, अगर पेमेंट में डिले हुई है तो जब अमाउंट ड्यू हो गई थी उसके 12 महीने के अंदर। ठीक है, अब 12 महीने के बाद भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर कोई सफिशिएंट कोज पाया गया। ठीक है,
तो याद रखिएगा, जब अनऑथराइज डिडक्शन की गई है, जब अनऑथराइज डिडक्शन की गई है उसके 12 महीने के अंदर शिकायत की जा सकती है, एप्लीकेशन लगाई जा सकती है बिफोर द अथॉरिटी। ठीक है। या फिर अगर पेमेंट डिले हुई है, अगर मुद्दा जो है वो डिले इन पेमेंट का है, तो जब वो पेमेंट जो वेजेस तो ड्यू हो चुके थे उसके 12 महीने के अंदर। ठीक है। और हाँ, 12 महीने के बाद भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है बाय द अथॉरिटी, अगर 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 क्या है कि कोई सफिशिएंट कोज पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब अथॉरिटी के पास केस आ गया, अथॉरिटी केस को सुनेगी, उसको निपटाएगी। ठीक है। जहाँ पेनल्टी ठोकनी है ठोकेगी। ठीक है। व्हेन एनी एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2, ठीक है, अथॉरिटी शैल हियर द एप्लीकेंट एंड द एम्प्लॉयर, दोनों पक्षों की बात सुनेगी। और एनी अदर पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस है, एम्प्लॉयर या फिर जो आपको याद होगा फैक्ट्री के केस में मैनेजर था। ठीक है, ऐसे कुछ। और गिवन देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका दिया जाएगा। एम्प्लॉय की बात सुनी। ठीक है। और जो एम्प्लॉयर है उसकी बात सुनी। एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय खुद आया होगा या लीगल प्रैक्टिशनर या इंस्पेक्टर जो भी था। ठीक है। ऐसे एम्प्लॉयर या उसका जो आगे मैनेजर है, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, उनकी बात सुनी, सुनवाई का मौका दिया। उसके बाद एंड आफ्टर सच फर्दर इंक्वायरी इफ एनी एज मे बी नेसेसरी मे विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर पेनल्टी टू विच सच एम्प्लॉयर और अदर पर्सन इज लायबल अंडर दिस एक्ट। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो करवानी इंक्वायरी करवा ली। और जो पेनल्टी शनल्टी लगती है एम्प्लॉयर के ऊपर, जो बनती है लॉ के तहत, कुछ वायलेशन हुई है वो तो लगेंगे अलग से। उसके अलावा बोला जाएगा कि हाँ भाई, इसके जो पैसे कटे हैं तुमने, अनऑथराइज रिडक्शन की, उसके पैसे वापस करो। ठीक है, रिफंड करो। ठीक है, पैसा रिफंड करो, या इसके जो डिले की है पेमेंट की वो भी दो। और साथ में पेमेंट ऑफ सच कॉम्पनसेशन, अब बेचारे की जो खज्जल खवारी हुई है एम्प्लॉय की, तुमने उसकी जो उसको मेंटल एगनी पहुंचाई, उसका दिमाग खराब कर दिया, रातों की नींद खराब कर दी, उसके वेजेस डिले कर दिए तुमने, अनऑथराइज डिडक्शन कर दी, साथ में उसकी कॉम्पनसेशन हो गया। ठीक है, जो अथॉरिटी को सही लगेगा। बट मैक्सिमम कितना? नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स द अमाउंट डिडक्टेड इन द फॉर्मर केस एंड नॉट एक्सीडिंग 3000 बट नॉट लेस देन 1500, नॉट एक्सीडिंग 3000 बट नॉट लेस देन 1500 इन द लेटर केस। यानी कि जहाँ पे अनऑथराइज डिडक्शन हुई है, ठीक है, तो जो अनऑथराइज डिडक्शन है उसका 10 गुना तक फाइन लगा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है। और जो कॉम्पनसेशन कहा जा सकता है, और जो पेमेंट में डिले की है, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना बोल जा सकता है? ठीक है, मैक्सिमम कितना है? 3,000, नॉट एक्सीडिंग 3,000 बट कम से कम 1,500। बताओ क्या बात है। अब 1,500 3,000 क्या होता है? कुछ भी नहीं है। ठीक है। एंड इवन इफ द अमाउंट डिडक्टेड और डिलेड वेजेस आर पेड बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन, direct the payment of such compensation as the authority may think fit, not exceeding 2,000। तो मैक्सिमम जो 3,000 था, अगर मान लो एप्लीकेशन जो लगाई है अथॉरिटी के सामने एम्प्लॉय ने, उसका निपटारा होने से पहले अगले ने पहले पैसे दे दिए, ठीक है, डिडक्शन जो की थी उसके पैसे मोड़ दिए अगले के, या जो जिस रोक रखे थे वो दे दिए, तो फिर फाइन मैक्सिमम 2,000 है। 2,000 क्या होता है बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्लेम अंडर दिस एक्ट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ। अब कहते हैं कि जो अथॉरिटी के पास केस आया है तो वो पूरी कोशिश करेगी जब केस आया तो 3 महीने के अंदर निपटा दिया जाए, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लेम बाय अथॉरिटी। और हाँ, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर दोनों पार्टी सहमत हो जाती हैं, कोई जेन्युइन रीजन आ रहा है। ठीक है, टू बी रिकॉर्डेड बाय द अथॉरिटी दैट द सेट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स मे बी एक्सटेंडेड टू सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ द जो एप्लीकेशन इन ए जस्ट मैनर, कि किसी के साथ धक्का ना हो। ठीक है, तो डिस्पोजल ऑफ केसेस कितने टाइम में होगा? 3 महीने के अंदर। ठीक है, 3 महीने के अंदर द डेट रजिस्टर हुआ है अथॉरिटी के पास, उसके 3 महीने के अंदर केस का निपटारा किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पार्टी सहमत हो जाती हैं तो 3 महीने को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। नो डायरेक्शन फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन शैल बी मेड इन केस ऑफ डिलेड वेजेस इफ द अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द डिले वॉज ड्यू टू द बोनाफाइड एरर और बोनाफाइड डिस्प्यूट एज टू द अमाउंट पेबल टू एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, तो कहते हैं कि जहाँ पे जो वेजेस डिले हुए हैं तो डिले में एम्प्लॉयर की गलती नहीं है, कुछ जेन्युइन कोई रीज़न गलती हुई है, जान के नहीं किया, मतलब एरर हुआ है, कुछ जेन्युइन कारण है, टेक्निकल एरर हो जाता है जैसे कुछ। ठीक है, तो टेक्निकल किसी एरर के कारण नहीं, बोनाफाइड यानी जेन्युइन कोई एरर हो गई है, या अब कोई जेन्युइन कोई डिस्प्यूट चल रहा था रिगार्डिंग एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, और द अकरेंस ऑफ इमरजेंसी और द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेप्शनल, जैसे कोविड आ गया 2020 में, आपको याद होगा। ठीक है, तो कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, ठीक है, जैसे JNK है, मान लो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे, ठीक है, जो आर्टिकल 370 था वही हट गया एकदम से। ठीक है, तो उन केसेस में क्या है कि अब ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जो एम्प्लॉयर भी क्या करे बेचारा, ये सारा माहौल ऐसा हो जाता है कि नहीं पेमेंट हो सकती। ठीक है, तो अकरेंस ऑफ एन इमरजेंसी है, एग्जिस्टेंस ऑफ
एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस वॉज अनेबल इन स्पाइट ऑफ एक्सरसाइजिंग रीजनेबल डिलीजेंस, और द फेलियर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन टू अप्लाई फॉर और एक्सेप्ट पेमेंट। ठीक है, तो कहते हैं कि कुछ ऐसे केसेस में देखो, एक तो तनख्वाह टाइम पे दो, पर जहाँ पे डिले हुई है, पर डिले में गलती नहीं है, कुछ बोनाफाइड एरर हुई है, या कोई बोनाफाइड जेन्युइन कोई डिस्प्यूट चल रहा है विद रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ वेजेस, या फिर कुछ इमरजेंसी हो गई है, या कोई ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता था, या जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस वो पूरी जोर लगाने के बावजूद भी पेमेंट नहीं कर पाया, या सामने वाला बंदा ही नहीं रिसीव कर रहा, उसका मान लीजिए चेक में पेमेंट होनी थी चेक के जरिए या बैंक में ट्रांसफर होने थे, अगले का बैंक खाता ही नहीं, तो एम्प्लॉयर क्या करे। ठीक है, तो ऐसा केस। ठीक है, और हाँ, जहाँ पे एम्प्लॉई हमें तंग करता है, परेशान करता है अथॉरिटी को बेवजह, ठीक है, केसेस फाइल कर रहा है, एप्लीकेशन लगा रहा है अथॉरिटी के पास, तो उसके ऊपर भी फाइन लगेगा भाई। ठीक है, विद अथॉरिटी हेयरिंग ऑन द एप्लीकेशन, heading an application under this section is satisfied that the application was either malicious क्या है कि जानबूझ के एम्प्लॉयर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी जहाँ पे। ठीक है, या विक्सेशियस बेवजह क्लेम किए जा रहे हैं। ठीक है, अथॉरिटी में डायरेक्ट दैट ए पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 375 बी पेड टू द एम्प्लॉयर, और ठीक है, एम्प्लॉय पे करेगा एम्प्लॉयर को मैक्सिमम कितने 375, मैक्सिमम 375, और अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस बाय द पर्सन प्रेजेंटिंग द एप्लीकेशन। तो एम्प्लॉयर या जो भी बंदा आगे अपॉइंट कर रखा है टू मेक द पेमेंट ऑफ वेजेस, जैसे कि मैनेजर हो गया इन केस ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, और इन एनी केस इन विच कॉम्पनसेशन इज डायरेक्टेड टू बी पेड अंडर सब्सेक्शन 3, द एप्लीकेंट ought not to have been compelled to seek redress under this section. The authority may direct that a penalty not exceeding 375 be paid to state government बाय द एम्प्लॉयर और अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, तो एक तो हो गया कि जहाँ मेलिशियस क्लेम्स हैं, कुछ विक्सेशियस क्लेम्स हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉय जो है, वर्कर जो है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है मैक्सिमम 375, देनी किसको है, एम्प्लॉयर को, या जो पर्सन लायबल टू पे द वेजेस है। और कहते हैं कि ऐसा कोई केस जहाँ पे जो कॉम्पनसेशन कहा गया है भी हमें देना है, ठीक है, और इन विच कॉम्पनसेशन इज डायरेक्टेड टू बी पेड अंडर सब्सेक्शन 3, जो हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ भी एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन दो। ठीक है, तो applicant ought not to have been compelled to seek redress under this section. Authority may direct that the penalty not exceeding 375 be paid to state government by the employer or other person responsible for payment of wages. और जहाँ पे ऐसी नौबत आ गई कि ठीक है, तो कंपनसेशन देना पड़ा एम्प्लॉय को। ठीक है, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को कंपनसेशन दे रहा है क्योंकि उसने डिले किया है पेमेंट ऑफ वेजेस में। उस केस में कहते हैं कि अब एम्प्लॉयर को ये भी बोला जा सकता है कि तेरे को पेनल्टी साथ में जमा करवानी पड़ेगी किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और मैक्सिमम कितनी 375। ठीक है ना, चलिए बेटा, इसमें इतना ही है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। जो मेजर जो फोकस आपने रखना है, एक वो ध्यान रखना है कि जो ऑथराइज डिडक्शन है, ऑथराइज डिडक्शन कौन सी हैं, और जो फाइन है आपने देखा कि कितना हम लगा सकते हैं, कितने टाइम में रिकवर करना है, वो 3% हो गया, 90 डेज हो गया, 15 साल से बच्चे को नीचे वाले को लगा नहीं सकते। ठीक है, वो सब फाइन हो गया। और तीसरा ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तीसरा ये है कि जो अथॉरिटी के बारे में जो है, भी अथॉरिटी कौन सी हो सकती है। ठीक है, हम देखा कमिश्नर है, अंडर कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया रीजनल लेबर कमिश्नर हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है जिसका तजर्बा 2 साल का है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जिसका तजर्बा 2 साल का है। तो ये अथॉरिटी है, ठीक है, जो क्या है कि जो एप्लीकेंट से जो केसेस सुनेंगी। ठीक है, वर्कर खुद लगा सकता है एप्लीकेशन, या किसी लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकता है, या किसी ट्रेड यूनियन की किसी ऑफिशियल को अपॉइंट कर सकता है इन राइटिंग। ठीक है, या इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट है, या फिर जो अथॉरिटी ने जो जिसको अपॉइंट कर रखा है किसी पर्सन को भी। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ की बात को हमारे सामने रखेगा। तो ऐसे एम्प्लॉय खुद या इन 4 लोगों में से किसी एक के थ्रू भी एप्लीकेशन लगा सकता है अथॉरिटी को। तो कोशिश वो करे कि कोई विक्सेशियस या मलिशियस कोई काम ना करे। ठीक है, तो जहाँ पे करेगा तो मैक्सिमम 375 तक पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। ठीक है ना, चलिए बेटा, तो इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत इजी चैप्टर था, इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, लेबर लॉ में मोस्टली चैप्टर इजी ही है। ठीक है, कुछ एक चैप्टर है थोड़े से टेक्निकल हैं, अदरवाइज ये जो लेबर लॉ का पार्ट है आपका, दैट्स वेरी इजी। ठीक है बेटा, तो वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू बेटा।